अपचन होता है, ये सारे जो होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, इसके कारण को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके पीछे एक साइंस है कि जो भी हम खाते हैं वो किस तरह से पचन होता है, हमारे शरीर में किस तरह पचन होता है। तो उसके लिए हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पूरा एक सिस्टम है, हमारे मुंह से लेकर जब भी हम खाना खाते हैं और उसको च्यू करते हैं, तो उसको च्यू करने के बाद में जो एमाइलेज हमारे सलाइवा में होता है, वो स्टार्च को या जो भी ग्लूकोज है उसको पचाता है, मीठा कर देता है, अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, और वो हम जो है निगल जाते हैं। निगलने के बाद में जब वो पेट में जाता है, तो पेट में जाने के बाद में पेट में एसिड होती है, जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि इसलिए होता है एसिड की, आपने कोई कठिन चीज खाई है, या आपने मटन खा लिया है, या ऐसी चीज खा ली है कि जो जल्दी से पचन नहीं होती है, तो हमारे पेट में एक एसिड दिया गया है जो उसको पूरी तरह से मेल्ट कर देता है। और मेल्ट करने के बाद में उसमें बहुत सारा म्यूकस और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। तो ये एंजाइम का बहुत बड़ा महत्व है हमारे पाचन क्रिया में। वो एंजाइम क्या करता है कि ये पूरे चीज को एक काइल काइल बोलते हैं हम लोग उसको। काइल मतलब एक लोथे जैसा, जैसे मिक्सचर में बनता है उस तरह से बना देता है। और बनाने के बाद में वह पेट के नीचे ड्यूडेनम से पास होने लगता है। और जब वह पास होने लगता है तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो मैं बताऊंगा कि उसके अंदर जो है, एक तो ग्लूकोज होता है, दूसरा जो है प्रोटीन होता है, फैट होता है। ये पचन कैसे होता है, इसको पचाने के लिए हमारे पास हमारे भगवान ने क्या बनाकर रखा है, कि क्या दिया हुआ है। तो मैं बताऊंगा कि इसको पचाने के लिए हमारे पैनक्रियास से, जो एक एक्सोजीनस और इंडोजीनस मैंने बताया था कि ग्लैंड है, जो इंसुलिन भी पैदा करता है और 3 एंजाइम पैदा करता है, जिसका नाम है लाइपेज, अमाइलेज और प्रोटीएज। तो ये एंजाइम का लाइपेज जो है फैट को डिसॉल्व कर देता है, फैट को पचन कर देता है, और अमाइलेज जो है ग्लूकोज को पचन करता है, और प्रोटीएज जो है प्रोटीन को पचन कर देता है। मतलब इस तरह से जब वो पच जाता है तब जाकर वो हमारे छोटी आंत में जाता है, इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। और इंटेस्टाइन एक बहुत लंबा ट्यूब है, 22 फीट के आसपास उसकी लंबाई है, और वहां से हमारे खाने को गुजरना पड़ता है। और गुजरने के समय पे वहां पे बहुत सारे विलाय होते हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे वहां से पास होते हैं। और एक काम है जिसका मैं जिक्र करूंगा कि लीवर। आखिर लीवर क्या करता है? पाचन क्रिया में लीवर का बड़ा महत्व है। लीवर जो है बाइल पैदा करता है, और बाइल जो है फैटी एसिड, फैटी एसिड फैट को जो है, जो हमारा फैट जो हम लोग खाते हैं उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और वो फैटी एसिड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन से वो फैट फिर से वापस लीवर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर वो आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ब्लड सर्कुलेशन में भी काम करता है, बाइल प्रोडक्शन में भी काम करता है। तो ये जो वापस जो हमारा न्यूट्रिएंट्स लीवर में आ जाता है, तो जो कुछ बचा रहता है वो हमारे लैट्रिन के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जितना न्यूट्रिएंट है वहां पे पचाने की जो प्रक्रिया है, वहां पे और कुछ चीजें होती हैं, जिसको मैं बता दूं कि हमारे मुंह में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। उसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया है, जिसको हम लोग प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक इस तरह से कहते हैं, जो पचाने के लिए काम करते हैं, जो कि हमारे पूरे खाने को पचाने का काम करते हैं। अगर ये मैं समझ जाता हूं कि ये सारा प्रोसेस अगर सही ढंग से चल रहा है आपका, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ब्लोटिंग नहीं होगा, आपका अपचन नहीं होगा,
सही ढंग से आपका पचन हो जाएगा। अब यह पचन होता कैसा है? अगर आपका खाना सही ढंग से पचा नहीं, या आपके खाने के बाद में सही ढंग से एंजाइम नहीं निकल रहा है, या आपका पैनक्रियास एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, या लीवर में से सही ढंग से बाइल नहीं आ रहा है, या स्टमक में पेप्सिन नहीं है, तो क्या होगा कि आपका खाना जो है अधूरा पचेगा, और अधूरा पचने की वजह से ये पेट फूलना, इंडाइजेशन, सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और वो वैसे के वैसे ही रहेगा। इसकी वजह से आपको ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जो पेट में दर्द वगैरह होता है, ये सारी चीजें उसी तरह से होती हैं। इसी तरह से मैं बता दूं, अगर आपने कुछ खा लिया है बाहर, जिसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं, अगर आपके खाने में कुछ बैक्टीरिया या गंदगी चली गई है, तो जब वो पेट में जाती है, पेट में जाते ही हमारा पेट जो है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको वोमिटिंग हो गया। वोमिटिंग एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है। वो क्या करता है कि जितना बैक्टीरिया है या जितना अनडाइजेस्ट फूड है, उसको फिर से वापस हमारे इसोफेगस से फेंकने का काम करता है। अगर वो नहीं हुआ, अगर वो नीचे चला जाता है या आपके इंटेस्टाइन तक वो पहुंच जाता है, तो वो आपको जो है ना लूज मोशन के रूप में फेंकना चालू करेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा इंटेस्टाइन का काम है पेरिस्टाल्टिक, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स जो नॉर्मल होता है वो बढ़ जाता है। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ने से क्या होता है कि आपको लूज मोशन चालू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पेट खराब होने की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया के बाद में जब भी ये होता है कि अभी कैसे, तो ये लीवर क्या होता है, लीवर का काम क्या होता है कि ये बाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, या ब्लड शुगर को रेगुलेशन करने का काम करता है। ब्लड शुगर को ये जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और वहां पे स्टोर करता है, और कुछ मसल में भी ग्लाइकोजन जमा होता है, लेकिन इमरजेंसी के समय पे फिर से वापस वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये ब्लड शुगर रेगुलेट करता रहता है। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको B12 भी है, ये हमारा लीवर जो है इसको स्टोर करता है। प्रोटीन है, और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को भी बनाने का काम हमारा लीवर करता है। और सबसे बड़ा काम है हमारे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफाई कैसे करता है? अभी जैसे मैंने बताया, इंटेस्टाइन में से बहुत सारी चीजें वापस लीवर में आ जाती है। अगर उसके साथ में टॉक्सिन्स है, या बैक्टीरिया है, या बहुत सारे केमिकल्स हैं, अगर वो लीवर में आते हैं, तो लीवर फिर से उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसलिए हम लीवर को जो है दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा ब्रेन ये क्या करता है कि हमारे हार्ट और ब्रेन तक जो टॉक्सिन्स है या किडनी तक उसको पहुंचने नहीं देता है, उसको फिर से वापस इंटेस्टाइन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, और हमारे लीवर जो है हार्ट, ब्रेन और किडनी को बचाने की कोशिश करता है। तो एक बहुत अच्छा काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ये ब्लड प्यूरिफाई करने का भी काम करता है, ब्लड में जितनी गंदगी है उसको निकालने का भी काम करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो आसपास 1-1.5 किलो का होता है। तो इसको बहुत हल्के में लेते हैं हम लोग, कुछ लोग इसको जिगर भी कहते हैं। तो आखिर ये लीवर जब अफेक्ट होता है, तो जो हमारा जो पहरेदार है, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहला जो है इंटेस्टाइन जो है रोकता है हर चीज को, टॉक्सिन हो या आपका कुछ अनवांटेड चीज जो आपने खाया है, उसको पहले इंटेस्टाइन रोकने की कोशिश करता है, और फिर बाद में दूसरा काम करता है लीवर। मतलब ये क्या होता है कि ये हमें बचाने की कोशिश करता है, और इस बचाने की कोशिश में कभी कभी ये खुद बीमार हो जाता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा हम लोग ग्लूकोज लेते हैं या फैट लेते हैं, तो ये जो है फैटी लीवर के रूप में सामने आ जाता है। या ज्यादा करके ये जो है वायरस से अफेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है। अगर उस समय पे लीवर इन्फ्लेम्ड हो गया तो उसको स्टेज 1 में हम मानते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन खत्म होता है तो फाइब्रोसिस हो जाता है, वहां पे एक स्कार बन जाता है, जख्म जैसा स्कार बन जाता है। और लास्ट में अगर ध्यान नहीं दिया गया
तो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और यही सिरोसिस आगे चल के लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट स्टेज में लीवर फेल हो जाता है। अगर आपका लीवर फेल हो जाता है तो हमको हमें समझ में आता है कि जो काम कर रहा था लीवर, अब वो काम नहीं हो रहा। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब हमारे शरीर के ऊपर उसका असर क्या होगा। फिर से वही, आपको भूख नहीं लगेगी, उल्टी जैसा महसूस होगा, कभी कभी डायरिया भी हो सकता है, संडास के रास्ते ब्लड जाने की संभावना है, जॉन्डिस हो जाता है जिसको हम लोग पीलिया कहते हैं, बॉडी पे रैशेस आने लगते हैं, और आप जो है कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज, डिसओरिएंटेड, आपका हाथ पैर थरथराता है, बहुत ही कमजोरी महसूस होती है, कभी कभी ये पेट फूल जाता है या पैर में सूजन भी आ जाती है। आखिर ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। ये लीवर जो है खराब होने के कारण है कि ओवर यूज ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अधिक करके ये लीवर जो है डैमेज होता है ड्रग्स से, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के लिए डब्बे भर भर के गोलियां खाते रहते हैं, और उसका कोई ये नहीं है कि मतलब कब इनका बंद होगा। और दूसरा है कि अल्कोहल, अगर आपने अधिक अल्कोहल का सेवन किया या आपके पास वायरस का अटैक होता है, कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ये सारे कारण हैं जो लीवर को फिर से डैमेज करते हैं, और करने के बाद में लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि भाई इसका लीवर ट्रांसप्लांट कराना है। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि लीवर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से रीजनरेट हो सकता है। जो लीवर जो है फिर से रीजनरेट हो जाता है, जिस तरह से ट्रांसप्लांट, अगर आधा ट्रांसप्लांट कर दिया तो आधा जो है फिर से रीजनरेट होता है। ये बातें जो है वह हमें पता होनी चाहिए कि लीवर रीजनरेट हो सकता है। तो अगर हमने आज से ही ध्यान दिया, अगर आज से ही हमने अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, हर चीज पे ध्यान दिया, तो हम फिर से अपने लीवर को वापस फैटी लीवर से, हेपेटाइटिस से फिर से वापस रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन क्या हमको वो खाने में वो सारी चीजें मिलती है क्या, सवाल फिर से वो पैदा होता है कि क्या वो सारी चीजें हमको मिलती है। तो हेल्दी जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हमें जो बाहर के अटैक हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, रेडिएशन, जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैड हैबिट, अल्कोहल, सिगरेट, और बहुत सारी जो है दवाइयां जो हम लेते हैं, इन सब से अगर हमको लीवर को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ये मेडिसिन, उसको जो है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब हुए डोज से भी लीवर खराब हो सकता है। ये देखा गया है कि साल में 1 लाख लोग मरते हैं प्रिस्क्रिप्शन से, और 22 लाख लोग सफर होते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड का हिसाब किताब है कि जहाँ पे डॉक्टर की दवाइयों से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो डॉक्टर दवाई लिखता है, हमें बीमारी तो बहुत कम रहती है लेकिन डोज उतना ही होता है। अगर बुखार कम भी है तो भी 500 mg का हमें क्रोसिन दे दिया जाता है, या 650 का डोलो दे दिया जाता है, लेकिन काम तो 100 मिलीग्राम से ही काम हो गया था। ये जो बचा मिलीग्राम है वो क्या होता है, वो लीवर को जाके खराब करता है, आपके आर्टरीज को खराब करता है, आपके किडनी को खराब करने का काम करता है। अभी अभी मैं बहुत सारे पेशेंट लोगों से जब बात करता हूँ तो ये देखा है कि किसी को 27 साल में, किसी को 23 साल में, किसी को 35 साल में किडनी फेल हो गई। अब इसका कारण क्या है, वैसे किडनी का फेल होने का कारण है कि किडनी का इन्फेक्शन होना, स्टोन होना, पाइलोनेफ्राइटिस, या आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। ये क्यों होता है, तो पता चलता है कि इस बंदे ने कुछ गोलियां खा ली थी, या कुछ इंजेक्शन लगा लिया था, स्टेरॉइड ले लिया था, उसके बाद में इसकी किडनी डैमेज हो गई। नहीं तो 23 या 27 साल में किडनी डैमेज होने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो कारण क्या है कि टॉक्सिन्स, केमिकल्स, ये सारे जो हमारे शरीर में जा रहे हैं, यही हमारे लीवर को खराब कर रहे हैं, हमारी किडनी को खराब कर रहे हैं।
हमारी आर्टरीज को खराब कर रहे हैं, आर्टरीज को ब्लॉक कर रहे हैं। ये सारे जो है अगर हम इनको अलग रख दें तो हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। अब इसका क्या है कि भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। और बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब होता है कि हमें ग्लूकोज लेना पड़ेगा एनर्जी के लिए, प्रोटीन लेना पड़ेगा मसल बिल्डिंग के लिए, अगर हमें फैट लेना पड़ेगा, क्योंकि फैट एक ऐसा चीज है, ओमेगा 369 ये चीज जो है, अगर आपके पास फैट भी नहीं है या अमाइनो फैटी एसिड नहीं है, ओमेगा 36 नहीं है, तो आपके 4 विटामिन काम नहीं करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ADEK। तो ADEK कहाँ किसके साथ चलता है? वो फैट के साथ चलता है। अगर आपके पास फैट नहीं है तो ये विटामिन काम नहीं करेगा, लीवर में भी नहीं काम कर पाएगा। तो बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कम से कम 100 के आसपास मिनरल्स हैं। कितने मिनरल्स चाहिए हमें? और कुछ हमारे खाने में एंजाइम्स जाना चाहिए। ये एंजाइम्स मैंने अभी अभी गिनाया, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ये सारे एंजाइम बनने के लिए या क्या हमको ये बाहर से मिलते हैं क्या? ये सोचने की बात है कि ये एंजाइम हमें बाहर से मिलते हैं क्या? और बाहर से मिलते हैं तो किस खाने में है, किस फ्रूट में, किस वेजिटेबल में, किस अनाज में है, पता नहीं है। तो एंजाइम और हार्मोन्स ये दो चीज होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करते हैं। अगर ये हार्मोन और एंजाइम अगर हमारे खाने में नहीं मिलते हैं तो क्या ये हमारे शरीर में बनते हैं? हाँ, हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है सही ढंग से उसको ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे मिनरल्स, ये सब उसको मुहैया कराना पड़ेगा, तब जाके सही ढंग से एंजाइम और हार्मोन आपके शरीर में बनेंगे और सही ढंग से सुचारू रूप से वो काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे हार्मोन है, अगर हार्मोन ही डिस्टर्ब हो गया या उसका साइकिल डिस्टर्ब हो गया तब ये सारी बीमारियां हमारे सामने लाकर खड़ा। या एंजाइम डिस्टर्ब हो गया, अगर आपके शरीर में सलाइवा नहीं बन रहा है, पेप्सिन नहीं बन रहा है, अमाइलेज नहीं बन रहा है, पेप्टाइडेज नहीं बन रहा है या लाइपेज नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? या बनने के लिए उसको कुछ तो देना पड़ेगा। अगर हम उसको देंगे नहीं तो ये सारी चीजें बनेगी नहीं और वो हमें एक बीमारी के रूप में सामने आएंगी। तो हम कहते हैं कि भाई मैं तो अच्छा खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे ये कैसे बीमारी हो गई? बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे पॉलीफिनॉल हुआ, फ्लेवोनॉइड्स हुआ, बहुत सारे फाइबर पदार्थ की जरूरत होती है। तो एक देखा गया है कि एक आदमी को दिन भर में कम से कम 5 से 7 किलो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें समय समय पे खाना है। लेकिन वो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, उतना पेट हमारा एक्सेप्ट नहीं करता है। हम सुबह उठते हैं, चाय पी लिया, थोड़ा बिस्किट खा लिया, अब इसमें क्या मिला? इसमें ग्लूकोज मिला सिर्फ। या दोपहर के समय कोई दाल खा ली, तुअर की दाल खा ली, कुछ राइस खा लिया, कुछ चपाती खा लिया और कुछ वेजिटेबल खा लिया। अब इसमें कौन सा एंजाइम और कौन सा हार्मोन मिला? क्या पूरा बैलेंस हुआ क्या? फिर डॉक्टर ने बता दिया है कि भाई डाइटिंग करना है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपको कम करना है, आपका शुगर बढ़ गया है, आपको खाना कम करना है। और उस चक्कर में बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। उपवास रखने में क्या बहुत सारे लोगों की पसंदीदा खाना होता है, जैसे साउथ में लोगों का अलग पसंदीदा खाना होता है और नॉर्थ में अलग होता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स है जिसको लोग पसंद करते हैं, ये बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। तो न्यूट्रिशन कहाँ है? जबकि हम बताते हैं कि हमारा शरीर जो है 220 सेल्स है अलग अलग किस्म को, और जो अपना अपना सही ढंग से काम कर रहे हैं। अगर वो सही ढंग से काम कर रहे हैं तो उनको देने के लिए जो भी चीज चाहिए वो हम देते हैं क्या? सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि आखिर ये अगर नहीं देते हैं तो क्या करना पड़ेगा? या रात को आप खाना खाएंगे तो क्या खाते हैं वही? तो इंडियन स्टाइल जो है
वो ये हो गया है कि हम सही ढंग से हम सिर्फ ग्लूकोज और कुछ प्रोटीन, यही सारी कुछ फैट, ये सारी चीजें हम अपने शरीर को दे रहे हैं और किसी तरह से काम चला रहे हैं। तो देखा गया है कि बर्थ रेट जो होता है, जो बर्थ रेट और डेथ रेट आज से 100 साल पहले था, वो इक्वल था। जितने लोग पैदा होते थे उतने लोग मरते हैं। लेकिन हमारे जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, इसने लोगों का उम्र बढ़ा दिया। अभी और 30 साल लोग जीते हैं। लेकिन क्या 30 साल सही ढंग से जीते हैं क्या? अगर वो बीमारी में जी रहे हैं तो उसको तो जीना नहीं कहेंगे, वो तो मौत के बराबर है। किसी को पैरालिसिस है, बेड पर पड़ा है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, कंटिन्यूअस गोलियां खा रहा है, ये भी कोई जीना है? तो जीने का मतलब हो गया है कि जी जी के मरो, मर मर के जीने में कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मानना है कि आखिर क्या चीज ऐसा उपाय है? तो मेरे हिसाब से जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो है, जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है हमारे प्लांट में या हमारे पूरे शरीर में, जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि जो हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है। तो इसका आंसर जो हमको मिलता है कहाँ? आयुर्वेद में। आयुर मतलब जीवन का विज्ञान। जीवन विज्ञान जो है यही हमको बताता है कि कैसे जीना है। और ये देखा गया है कि आयुर्वेद में ये बताया गया है कि 3 कारण होते हैं बीमारी के: वात, पित्त और कफ। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, मिट्टी और जल से कफ बनता है। ये वात जो है 80 प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। 40 प्रकार की बीमारियां जो है पित्त से होती हैं और कफ से जो है 20 प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर तीनों दोषों को संतुलित रखा जाए तो हमें बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो ये तीनों को संतुलित रखना है, मतलब सही ढंग से खाना, सही ढंग से पीना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर हमको नहीं मिलता है, लेकिन हमारी जिंदगी क्या होगी? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से, सिटी में ज्यादा करके लोग रहने की वजह से, ये सिटी के लोगों को भाग दौड़ की जिंदगी से फुर्सत नहीं रहती है। न इनको खाने का समय रहता है, हमेशा टेंशन, चिंता, और हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं। खाने के समय पे भी उनको काम का ध्यान रहता है या मोबाइल पे खेलते रहते हैं। ये सारी चीजें जो है हमें खाने में नहीं मिलने की वजह से सारी बीमारियां होती है। अब ये मेरा मानना है कि हमें एक सप्लीमेंट्री फूड की बहुत जरूरत है। सप्लीमेंट्री फूड जो होता है कि हमको जो हम खाते हैं उसके अलावा अगर कुछ ले लिया जाए तो क्या होगा? तो एक सप्लीमेंट्री फूड भी कैसा होना चाहिए? जो पूर्ण रूप से संतुलित हो। तो देखा गया है कि सप्लीमेंट्री फूड के रूप में भी जो हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बायोसिलिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंप्लीट फूड के तौर पे काम करता है। अगर आपने कुछ भी खाया है, अगर सुबह एक सैचेट ले लेते हो, ये पूरे सारे एंजाइम्स, सारे हार्मोन, सारे प्रोटीन, सारे विटामिन, सारे इंग्रेडिएंट जो है, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपको मुहैया कराता है। सारे एंटीऑक्सीडेंट जो देखा गया है, जो टेस्ट किया गया है, 8,500, जबकि हमारे शरीर को 3,000 की जरूरत है। 8,500 एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये बहुत ही कारगर है। तो मेरा सजेशन ये है कि सारे सिस्टम को, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, या आपका किडनी का फंक्शन हुआ, ये सारे चीजों को अगर सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना है, पैसा कमाओ, पैसा कमाने में कोई ये नहीं है, लेकिन हेल्थ के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक सेकंड डेली ले लिया तो आपका ये सारा टेंशन जो मैंने अभी बताया, जो मैंने ये सारी बीमारियां गिनाई,
ये सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, या नहीं होगी या हो रही है तो भी वो अंदर अंदर से धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो एक सैचेट जो है कंपलसरी है, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि सारे लोग जो है जब बीमार होते हैं तब वो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि मैं ये कितना लूं, 1 लूं कि 2 लूं। तो मेरा मानना है कि आज से अगर आपको मैंने जो बताया है, जो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, जो हार्मोन्स नहीं मिल रहे हैं, एंजाइम नहीं मिल रहे हैं, या आपके शरीर में फ्लेवोनॉइड्स नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, अगर आपने एक सैचेट ले लिया तो आपका जीवन सुखी होगा और समृद्ध हो जाएगा। तो जीवन जीने के लिए, सही ढंग से जीने के लिए, जी के मरने के लिए एक सैचेट बायोसेलिक्स काफी है। अगर आप बीमार हैं तो आप 2 ले लीजिए। कैंसर वाले पेशेंट को हम लोग 3 या 4 भी बताते हैं, क्योंकि वो आदमी बीमार है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो है, आज की इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी कोई टक्कर में कोई प्रोडक्ट दिखाई नहीं देता है मुझे। मेरे ख्याल से मानना है कि ये बायोसेलिक्स लेना मतलब एक अमृत जैसा है, आपको हर दिन लेना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। तो सर बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने कि बायोसेलिक्स क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर और पूरी न्यूट्रिशंस के ऊपर, मतलब जो उन्होंने एजुकेशन दी, शायद मेरे हिसाब से एक हैंडसम अमाउंट एक्सपेंस करने के बाद भी वो एजुकेशन नहीं मिलती है। तो सर मतलब हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, और सर हर वीक कम से कम कोशिश करते हैं कि एक चैप्टर्स, एक डिजीज के ऊपर या कोई भी एक चैप्टर्स के ऊपर वो खुद मतलब आएंगे और हमेशा हमें बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमें रेगुलर बेसिस में मतलब हमें कॉल कर रहे हैं पेशेंट्स, जिनको हम डायरेक्टली सर से कनेक्ट करवा देते हैं। और तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप रिपोर्ट्स पहले अपने को भेज दें। रिपोर्ट जो भी आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह है, कोई आपकी MRI रिपोर्ट्स है, तो रिपोर्ट्स आप पहले भेज दें। सर उसकी रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद में हम आपको मतलब प्रॉपरली जानकारी दे पाते हैं, क्योंकि सेशन में प्रॉपरली समय नहीं होता हमारे पास में पूरी जानकारी लेने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनको आप कॉल करके आप हमारे से कॉन्फ्रेंस में सर से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आपने अपना कीमती समय दिया आज हमारे सेशन के लिए। दोस्तों कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा बिजनेस प्लान के ऊपर रहेगा कि दुआ हम लोग कमा रहे हैं, क्योंकि आज जो बायोसेलिक्स है मतलब हर परिवार में खुशियां भर रहा है और बहुत अच्छे और जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। तो दोस्तों दुआ कमाते कमाते मतलब पैसा कैसे कमाना है, तो उसका सेशन हमारा कल होगा, बिजनेस प्लान हमारा। तो आज के लिए मैं अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करूंगा।